गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमने इसमें हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, आज हम उसका टॉपिक करेंगे। सो एरीन्स और एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें हम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कर चुके हैं। उसमें लास्ट में थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी एंड थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन दो टॉपिक रहते हैं, सो हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी एंड थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन मैं इसका कर रहा हूँ। ओके, सो मोनो सब्स्टिट्यूट, जब हम बेंजीन से मोनो सब्स्टिट्यूटेड कोई कंपाउंड बना रहे हैं, सो वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वहाँ पे तो इजीली है कि बेंजीन की जो सभी 6 हाइड्रोजन या 6 कार्बन न्यूक्लियाई हैं, सभी इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं, सो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव के फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वहाँ से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी एंड थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन इनकी जरूरत पड़ती है। और जो ऑलरेडी ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होता है, वो उसकी जो रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन को डायरेक्ट करता है कि इनकमिंग ग्रुप किस पोजीशन पे जाएगा और जो रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेगी, रिएक्टिविटी कम या रहेगी या ज़्यादा रहेगी। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है, वो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट होता है जो बेंजीन रिंग पे, जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग है, इस पे NH2 है या इस पे कोई नाइट्रो ग्रुप लगा है। ओके, जो दोनों ग्रुप है, दोनों का नेचर कैसा है, डिफरेंट है। NO2 का अलग नेचर है और NH2 का अलग नेचर है। सो जो ये ग्रुप प्रेजेंट है, इनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ओके, या हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट है। सो जो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं, उनका जो कंबाइन इफेक्ट होता है, वो रिएक्टिविटी और किसी मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन को गवर्न करता है कि वो किस पोजीशन पे जाएंगे, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। और उन सब के लिए हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास इसमें क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। हम उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे कि जो उसका जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, पर्टिकुलर जो भी मेरे पास, मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट अगर ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे उसकी जो कार्बोकटायन है उसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर रहा है, सो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की जो रिएक्टिविटी क्या रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी। ओरिएंटेशन भी क्या करेगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है वो उसके ओरिएंटेशन को फर्दर आगे डायरेक्ट करेगा कि उसका जो वो किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा या मेटा पोजीशन पे जाएगा। ओके, और अगर हम बेंजीन में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये मेरे पास बेंजीन है और साथ ही मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला, और जो मेरे पास यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, किस तरह से हम उसको इस तरह से हम दिखा देते हैं कि जो मेरे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, ये कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, या हाइड्रोजन इधर आएगा और यहाँ पे जो भी मेरे पास पर्टिकुलर डेरिवेटिव होगा डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोफाइल, वो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। बट इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कि जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। जो कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट और जो हमारे पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी स्लो होगी, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितना कम होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो अगर मैं बात करूँ मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन में, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या है कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
जो हमारे पास ये स्टेप है वो क्या है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप है इन मैक्सिमम ऑफ रिएक्शन। ओके, सो अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा करूं सो वो किस तरह से होगा, ये मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ओके। आफ्टर दैट ये मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये मेरे पास रीडिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, कि मॉलिक्यूल कितना ईजिली जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड बैरियर है और जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है जितना ईजिली उसको अचीव करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उतनी फास्ट होगी, और जितना स्लो उसको वो अचीव करेगा, जो पर्टिकुलर मेरे पास मॉलिक्यूल होगा उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उतनी फास्ट होगी। सो इस केस में हम पाई कॉम्प्लेक्स की हम नहीं बात करते, हम सिर्फ सिग्मा कॉम्प्लेक्स से जो रिएक्शन का रेट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो ये तो था मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। ओके, और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, जो भी इस पॉजिटिव चार्ज को जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, जो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रहेगी वो उतनी ही कम रहेगी, और इतना ही ईजिली वो रिएक्शन क्या करेगी वहाँ पे प्रोसीड करेगी, उतना ही ईजिली वो रिएक्शन क्या करेगी वहाँ पे प्रोसीड करेगी। और जितना ये पॉजिटिव चार्ज डिस्टेबलाइज होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की या उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट के केस में, जो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी उतनी ही कम होगी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उतनी उसकी स्लो होगी। ओके, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, सब्स्टिट्यूएंट कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसको जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे उस केस में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम इसको वो स्टेबलाइज करेंगे उतना ही ईजी जो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, जितना इसको कम स्टेबलाइज करेंगे जो रिएक्शन का रेट रहेगा हमारे पास उतना ही यहाँ पे स्लो रहेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो इसको स्टेबलाइज करे और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करेगा, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को वहाँ पे डिक्रीज करेगा वो क्या करेगा, जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मीन्स जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उतनी ही कम होगी, और किसी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी कम होगी पर्टिकुलर जो उस सब्स्टिट्यूएंट के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उतनी ही फास्ट रहेगी। वैसे अगर मैं बात करूं किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको इतना इजीली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात करूं हम उसको इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हम क्या डायरेक्ट क्या बात करते हैं, हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबलाइज है या डिस्टेबलाइज है अगर इस पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आके वहाँ पे अटैच होता है। ओके, और हार्मोड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या है, हार्मोड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग भी क्या है, जो हमारे पास ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांजिएंट स्टेट को ज़्यादा रिजेंबल करता है। जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांजिएंट स्टेट को ज़्यादा रिजेंबल करता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है हम उसी की एनर्जी को कंसीडर करते हैं। जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है हम उसी की एनर्जी को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और हम एनर्जी को भी कंसीडर करने थे। हमारा मेन वहाँ पे लॉजिक क्या रहता है कि जितना ज़्यादा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ठीक है, आफ्टर आइदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो भी कोई इस कॉम्प्लेक्स को जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा सो उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की जो
एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही कम होगी, और मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी उस केस में उतनी ही ज़्यादा रहेगी। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कुछ मेटा डायरेक्टिंग है, कुछ क्या करते हैं जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है उसको स्टेबलाइज करते हैं, कुछ डिस्टेबलाइज करते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट स्टेबलाइज करते हैं जल्दी हमारे पास वो सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे कौन स्टेबलाइज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे, और उस केस में जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी वो स्लो रहेगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। सो अभी हम देखते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग, और फिर हम उसको उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी या जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है हम उसकी हेल्प से भी उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूँ वो मॉलिक्यूल मैं कंसीडर कर रहा हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। जो मेरे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं जैसे मिथाइल की बात कर रहा हूँ, मैं तीनों केस लेके चलूँगा ऑर्थो पैरा मेटा, और उसमें देखेंगे हम कि ऑर्थो कितना स्टेबलाइज है, पैरा कितना स्टेबलाइज है, और मेटा कितना स्टेबलाइज है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। ओके, सो मैंने कंसीडर किया जैसे मेरे पास मिथाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, अब मुझे ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है या डिस्टेबलाइज है। जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा उस केस में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की होगी उतनी ही कम रहेगी। हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये इधर ओके। सो अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हो CH3 का कैसा इफेक्ट है, प्लस का इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, इधर भी डोनेट करेगा और इधर भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। सो मैं ये कह सकता हूं कि CH3 ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सो ऑर्थो के केस में हमारे पास क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, वहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है। सो इस केस में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या रहेगी, वो रहेगी लो। मैं उसको लिख रहा हूँ ई एक्टिवेशन के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, ई एक्टिवेशन क्या रहेगी, लो रहेगी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी वहाँ पे, फास्ट रहेगी। ओके, इसके बाद हम कंसीडर करते हैं तो क्या ऑर्थो अटैक था, इसके बाद हम करते हैं पैरा अटैक। इसके बाद हम बात करते हैं पैरा अटैक की। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, क्योंकि मैं पैरा अटैक की बात कर रहा हूँ, सो मैं इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे ही रिप्रेजेंट करूँगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगेन
ये इधर, सेम जो मेरे पास मिथाइल ग्रुप है उसका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे भी कैसा है, प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे भी कैसा है, प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है और जो ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या है कि ऑर्थो या पैरा टैग के केस में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप की कांटेक्ट में है। सो पॉजिटिव चार्ज क्या हाईली स्टेबलाइज रहेगा इन द केस ऑफ ऑर्थो अटैक एंड पैरा अटैक। इसके बाद हम बात करते हैं मेटा अटैक की। इलेक्ट्रोफाइल, ओके, ये इधर, ये इधर। अब मुझे किस पे अटैक करना है, मेटा पोजीशन पे दिखाना है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पैरा पे चला जाएगा, यहाँ पे CH3। मैं इसके इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, और हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से चेक करेंगे कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो कितना स्टेबलाइज है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेटा के केस में कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप की कांटेक्ट में हो, उसके साथ डायरेक्टली लिंक कार्बन पे हो। सिर्फ ऑर्थो और पैरा के केस में जो मेरे पास ये दो स्ट्रक्चर हैं, ओके, इन दोनों स्ट्रक्चर में ये क्या है कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जो ऑर्थो और पैरा टैग के केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कांटेक्ट, डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप के कांटेक्ट में। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर वो सब्स्टिट्यूएंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो पर्टिकुलर वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, और स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है, हाईली स्टेबलाइज है, और उस केस में जो ई एक्टिवेशन है वो क्या है, लो है। इस केस में क्या रहेगी, ई एक्टिवेशन हाई रहेगी, और इन दोनों के केस में जो ई एक्टिवेशन क्या रहेगी, वो सबसे कम रहेगी। ओके, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, इन दोनों केस में सबसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऑर्थो अटैक, पैरा अटैक और मेटा अटैक। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स किस में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। सो आउट ऑफ दीज ऑर्थो अटैक, पैरा अटैक एंड मेटा अटैक, ऑर्थो एंड पैरा अटैक, इन द केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा अटैक द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू इन द केस ऑफ मेटा अटैक। और उसी केस में जो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या रहेगी, वो सबसे कम रहेगी। जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या रहेगी, वो सबसे कम रहेगी। अब मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, अब हम जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो ड्रा करते हैं। जो इतने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, सभी के केस में जो उसका ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे वो सेम रहेंगे। ओके, मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, टॉल्यूइन प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो मेरा रिएक्टेंट हो गया। ओके, मैं सिर्फ जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो ड्रा कर रहा हूँ। इस केस में ऑर्थो और पैरा के केस में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी,
जो ये एक्टिवेशन रहेगी वो लो रहेगी। और यहाँ पे मैं उसके स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे CH3 और ऑर्थो और पैरा के केस में दोनों में सेम रहेगी। ओके, ये ऑर्थो टैग है, ये पैरा टैग। और मेटा के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और वो अभी आपने देखा है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स के केस में जो ऑर्थो और पैरा टैग के केस में क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप के कांटेक्ट में था और वो हाईली स्टेबलाइज था इन दोनों के केस में। बट इस केस में वो हाईली स्टेबलाइज नहीं था। सो ऑर्थो अटैक और जो पैरा अटैक है उसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी और मेटा के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। ये एक्टिवेशन क्या रहेगी, हाई रहेगी। ओके, और अगर आप इसको उसके साथ कोरिलेट करना चाहते हो सिंपल फिनाइल रिंग के साथ, मीन्स जहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं प्लस इलेक्ट्रोफाइल, सो उस केस में जो आपका वो इस तरह से बनेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा कहीं, क्योंकि उस केस में तो जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी और भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो जो बेंजीन रिंग पे फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है उस केस में जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, और जब बेंजीन रिंग बिल्कुल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तब उस केस में जो उसकी रिएक्टिविटी है वो वहाँ पे कम है। सो रिएक्टिविटी की हम बात करें, यहाँ पे क्या आता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रेट ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आती है एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी आएगी और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो आपने देखा कि जो फिनाइल रिंग है उसकी रिएक्टिविटी कम है क्योंकि उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या वहाँ पे ज़्यादा है, और जो टोल्यूइन है उस केस में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑर्थो पैरा की ज़्यादा है बट मेटा की कम है। सो रिएक्टिविटी भी क्या है, जो ऑर्थो और पैरा की ज़्यादा है क्योंकि उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, और मेटा की जो रिएक्टिविटी है वो वहाँ पे कम है, और जो सिंपल फिनाइल रिंग है उसकी रिएक्टिविटी तो वहाँ पे बहुत कम है। ओके, सो जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जनरली, हमारे पास जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट, एक तो अल्काइल ग्रुप हमारे पास जितने हो गए सेम उन्हीं के साथ रहेगा। अल्काइल ग्रुप हो गया हमारे पास OH, NH2, NHR, सेकेंडरी हो गया हमारे पास, या NR2 एटसेट्रा। इन सब के केस में जो हमारे पास जो उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रहेगा वो सेम रहेगा, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास वो भी सेम बनेंगे इस तरह से। ओके, आप इनको इस तरह से भी दिखा सकते हो, बुक में इस तरह से भी दिखाया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन सब पे रिवॉल्व कर रहा है, उसको यहाँ मत दिखाओ, आप यहाँ ना दिखा के उसको इस तरह से दिखा सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन सभी कार्बन आइटम पे रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ तक आप दिखा सकते हो इस तरह से कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन सभी पे रिवॉल्व कर रहे हैं। आप किसी भी तरह से दिखा सकते हो, आप एक सिंपल एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स दिखाना चाहते हो कोई पर्टिकुलर, आप वो दिखा सकते हो, और आप उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो दिखाना चाहते हो आप वो भी दिखा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ऑर्थो पैरा जो हमारे पास डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उनके केस में थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिवेशन ऑफ देयर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारे पास मेटा सब्स्टिट्यूएंट है या जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, और जिनके केस में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सो अब हम उनकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, मैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का जो नेचर है वो अलग तरह का है। जैसे इसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सेम हम ऑर्थोटैक पैराटैक हम तीनों को डिस्कस करेंगे। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है,
यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया अब की बार, क्योंकि NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो रिएक्शन सेम उस तरह से परफॉर्म होगी, बस आपको जो हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को मेजर करना है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NO2, ये इधर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज H, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO2। ओके, फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। ये इधर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और NO2 और इलेक्ट्रोफाइल। सो अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि, और ये कैसा अटैक है हमारे पास, ऑर्थो अटैक है। NO2 कैसा है, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सॉरी विड्रॉ करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो पर्टिकुलर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो ई एक्टिवेशन है उसकी वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप था उसने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया था, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो रहा है। सेम हम पैरा को देखते हैं, सेम हम मेटा की बात करते हैं। ये हमारे पास पैरा अटैक है, पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे H, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO2, ये इधर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। सो ये इधर यहाँ पे H, E, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे NO2। सो अगर आप देखते हो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्ट NO2 के कांटेक्ट में है, और NO2 का माइनस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सेम इस पैरा जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी भी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो क्या होगी, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रहेगी वो सबसे हाई रहेगी। हाई इन द सेंस इक्विवेलेंट टू पैरा अटैक, सॉरी इक्विवेलेंट टू ऑर्थो अटैक। ये कैसा है, पैरा अटैक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेटा अटैक कि मेटा के केस में क्या होता है। वो मेटा के केस में ऑब्जर्व करते हैं। मेरे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे H, इलेक्ट्रोफाइल NO2, ये इधर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे NO2, H, इलेक्ट्रोफाइल, ये इधर इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और NO2। सो अगर आप ध्यान से देखो कि मेटा अटैक के केस में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट
NO2 ग्रुप के कांटेक्ट में हो। अगर आपने तीनों जो मेरे पास यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो NO2 ग्रुप है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। किसी भी सब्स्टिट्यूएंट में या किसी भी जो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स आप इनमें चेक कर सकते हो, किसी भी के केस में कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो NO2 ग्रुप के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्थो पैरा अटैक, मेटा अटैक वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है इन, अगर मैं ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में उसकी बात करता हूँ। इसलिए जो ई एक्टिवेशन है मेटा के केस में क्या रहेगी, वो लो रहेगी, लेकिन बट पैरा के केस में क्या रहेगी, वो हाई रहेगी। ओके, ये था कि नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे लगाया, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की मैं ऑलरेडी बात कर चुका था। अब हमने बात की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी लगा और हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, उस केस में जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि मेटा अटैक होगा, ऑर्थो पैरा अटैक होगा, या उसका रिएक्टिविटी का पैटर्न क्या रहेगा, ओरिएंटेशन का पैटर्न क्या रहेगा, वो सभी केस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और मैंने आपको दिखाया कि मेटा के केस में क्या है कि जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा अटैक व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब हम इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है हम वो ड्रा करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बता दी है, वैसे आप खुद से ड्रा कर सकते हो। इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसमें कोई इतनी हार्ड टास्क नहीं है वो, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमें इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है कैसे हमें इसको वो ड्रा करना है। और जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हम बात कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल क्रैम करो कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा, ये मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बिलो जाएगा कौन अबव जाएगा। मुझे पहले क्या बनाना है, मेटा, क्योंकि मेटा की एनर्जी क्या कम है और जो पैरा की एनर्जी क्या ज़्यादा है। यहाँ पे क्या बनेगा, मेटा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल हेयर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कंफ्यूज हो जाओगे आप थोड़ा। और यहाँ पे NO2, ये क्या मेटा अटैक है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या कम है। और ये क्या है, यहाँ पे क्या ई एक्टिवेशन लो, और यहाँ पे क्या ई एक्टिवेशन हाई। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऑर्थो और पैरा अटैक वाले। ओके, दिस वन इज द ऑर्थो अटैक, और मुझे क्या बनाना है उसके बाद, पैरा अटैक। क्योंकि आपने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से देखा है कि जो हमारे पास पैरा के केस की मैं अगर बात कर रहा हूँ, ऑर्थो पैरा के केस में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो NO2 ग्रुप के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। जो उस टाइप का हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या ज़्यादा है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या वहाँ पे कम है। मेटा के केस में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली नाइट्रो या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में। मैं कह सकता हूँ कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है मेटा के केस में वो ज़्यादा स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा। और जो मेटा के केस में हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या कम है, और जो ऑर्थो पैरा के केस में जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या वहाँ पे ज़्यादा है। और ये तो था हमारे पास नाइट्रो के साथ मैंने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया। ओके, और अगर मेरे पास सिंपल बेंजीन रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेंजीन के केस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पे क्या है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है
और नाइट्रो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है। सो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, सो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इस केस में जो हमारे पास जो, और जब मैं सिंपल फिनाइल की बात करूँगा उसका जो H इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, सिंपल बेंजीन रिंग का जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी उसका रेट सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके, देन हमारे पास मेटा वाले का रेट रहेगा और देन ऑर्थो पैरा वाले का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा हमारे पास वो इस तरह से रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस केस में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरह से रहेगा, और जो उसकी रिएक्टिविटी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं या उसकी जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन दोनों का जो थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन था वो हमारे सिलेबस में था, उसको हमने कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करना और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।